जिस फ्रेमवर्क के थ्रू मैनेजमेंट फाइनेंशियल्स बनाती है और उसी फ्रेमवर्क के थ्रू ऑडिटर उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या उन्होंने सही बनाए हैं या नहीं बनाए। मुझे साथ वाले भाई 5 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताते हैं, कोई से 5। कोई से 5 बता दो। कोई से 5 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। IFRS आसान वाला मैंने बता दिया, अगले 4 बताते हैं। हाँ, US GAAP, AAS इंडियन, श्रीलंकन, कैनेडियन, आयरिश। ठीक हो गया। तो इसमें और AFRS में क्या फ़र्क है? हाँ, आप नहीं, पिछले वाले भाई। AFRS में और FRS में क्या फ़र्क है? ये एक्स्ट्रा A क्यों लगाया हमने? वो एप्लीकेबल है कहाँ पे? हमारी कंट्री में, हमारी जुरिस्डिक्शन में, जहाँ पर एक ऑडिटर ऑडिट करने के लिए पहुँचा है। अच्छा, एक रैंडम सा सवाल है। एक ऑडिटर को कहा जाता है कि तुमने ऑडिट करना है, मगर एंटिटी के अकाउंट्स बने हैं ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और ऑडिटर को वो स्टैंडर्ड्स, वो फ्रेमवर्क के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। क्या उसको वो ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। पक्की बात है, पक्की बात है। याद रखिएगा, ऑडिट में कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होती। हम 2 एक्सट्रीम्स पे आंसर नहीं कर सकते अक्सर जगहों पे। आपने कहा नहीं करेगा, आप ये भी कह सकते थे कि वो पहले उन FRF को समझेगा, अगर तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई तो वो कबूल कर जाएगा, और अगर नहीं तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कभी भी आपने बिल्कुल एक्सट्रीम फैसला नहीं करना, हाँ या ना नहीं करना, आर पार नहीं करना। बीच में डिप्लोमेसी के साथ अक्सर सवालों को हम आंसर कर सकते हैं, इफ़ दैट की बेसिस के ऊपर। ओके, ऑडिट के फ़ायदे कल हम लोगों ने बात की थी। मुझे कोई से 3 अच्छे फ़ायदे बता दें। कोई से 3 अच्छे फ़ायदे बता दें। क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पीछे इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं उसको चेक करता है और इम्प्रूव खुद करता है, रिकमेंडेशन देता है, फीडबैक देता है कि भाई इसको आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरी, फ्रॉड मिसस्टेटमेंट वगैरह को डिटेक्ट कर सकता है और वो कर रहा होता है। मैनेजमेंट की कोई सी 4 अच्छी जिम्मेदारियां भी बता दें। पहले बड़ा ऑडिट, अफनान, मैनेजमेंट की कोई सी भी 4 जिम्मेदारियां बता दें। मैनेजमेंट की 4 जिम्मेदारियां। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, और अगर एक ऑडिटर बताता है वीकनेसेस किसको, मैनेजमेंट को, तो उसको करेक्ट करना, यानी कि कंट्रोल्स को मज़ीद इम्प्रूव करना, और ऑडिटर को उसके मन चाहे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करना। और एक और भी है, कोई सी बता दें, अच्छी सी बता दें, प्यारी सी। बताएं। रिलेटेड पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनकी लिस्ट वगैरह बनाना। ठीक है, कोई एक आसान भी बता दें लगे हाथ, क्योंकि ये कईयों के लिए मुश्किल होगी, तो अभी उसकी गहराई में मैं जा नहीं रहा। एक आसान सी भी बता दें। कोऑपरेट करना,
चलें, मान ली आपकी 4 बातें। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोगों ने सिर्फ 3 बातों के ऊपर अपना फोकस रखना है। पहला है ट्रू एंड फेयर व्यू, दूसरा है मटीरियलिटी, और तीसरा है लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस। जी, आगे कुछ लिखा भी होगा ब्रैकेट में, कुछ लिखा हुआ नहीं, किताब में नहीं लिखा होगा, या स्लाइड पे लिखा हुआ था। बेसिकली होता ये है कि हम ऑडिट जब एंड करते हैं, सुन लो अब, जब ऑडिट एंड हो रहा होता है या ड्यूरिंग ऑडिट, हम मैनेजमेंट से ये कहते हैं कि भाई आपने हमें तकरीबन सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में देनी है। क्यों? क्योंकि जब एक चीज़ रिटर्न फॉर्म में आती है तो मैनेजमेंट उससे बैकआउट नहीं कर सकती। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी रिपोर्ट आपको तब तक नहीं देंगे जब तक आप हमें सारे एविडेंसेस रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके सर, एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि आप गए हैं, अज्यूम करें कि आप गए हैं एक ऑडिट में, और आपको मैनेजमेंट ने कहा है कि ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी की वैल्यू है 40 लाख, और इसको हमने करंट एसेट्स में रखा है। कहाँ रखा है? क्या आप उनकी बात मान लेंगे? क्यों? नहीं, गोइंग कंसर्न नहीं है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है, यानी कि वो कंपनी फॉरसेबल फ्यूचर तक काम कर रही है। गोइंग कंसर्न है। बताएं। सर, बिजनेस की नेचर देख सकते हैं, वो शोरूम है तो जाहिर है नहीं, शोरूम भी नहीं है, एक फैक्ट्री है, शोरूम नहीं है, एक फैक्ट्री है। उन्होंने अपनी गाड़ी को रखा है करंट एसेट्स में। जब वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि सर ये हमने इसलिए रखा है कि ये करंट से चलती है। तो हमारा फ्रेमवर्क ये कहता है कि जो चीज़ करंट से चले उसको कहाँ पे रखें? करंट एसेट्स के अंदर रख दें। तो क्या उनकी ये बात मानी जाए? क्यों? आपके पास क्या लॉजिकल आंसर है इस चीज़ का? किस रूल के तहत, किस फ्रेमवर्क के तहत आप उनसे बहस करेंगे कि भाई ये चीज़ करंट एसेट्स में नहीं आनी चाहिए? IFRS के अंदर IAS 16 PPE नामी एक स्टैंडर्ड होता है, उसे खोल कर दिखाएंगे कि भाई ये देखो, इसके मुताबिक गाड़ी कहाँ पर क्लासीफाई होनी चाहिए? नॉन करंट एसेट्स के अंदर। अच्छा, गाड़ी की वैल्यू 40 लाख है, गाड़ी की वैल्यू ठीक है, तो क्या इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा। आएगा, क्या आएगा? डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुई होगी। एक चीज़ अगर करंट एसेट्स में आ रही है तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर ही नहीं रहे होंगे। तो क्या मैं ये कह दूं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर स्टेट हुआ होगा? तो क्या उससे फाइनेंशियल्स भी ख़राब हुए होंगे? प्रॉफिट ओवर स्टेट हुआ होगा? एसेट्स भी गलत जो एसेट्स हैं वो भी गलत आ रहे होंगे। तो मैनेजमेंट से कहा कि भाई इसको ठीक करें। मैनेजमेंट कहती है नहीं सर, जाने दें, माफ़ करें। क्या हम साफ़ रिपोर्ट दें या ख़राब रिपोर्ट दें? मटीरियल अमाउंट है, साफ़ रिपोर्ट दें या ख़राब रिपोर्ट दें? ख़राब रिपोर्ट दें, यानी कि हम एक जुमला बोलेंगे, वो जुमला ये होगा कि तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। कौन सा व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। सवाल ये है कि व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ फेयर। ये जो अभी हरकत हुई है कि एक गाड़ी नॉन करंट एसेट की बजाय कहाँ पे क्लासिफाई की थी? करंट एसेट में। इसे हम कहते हैं कि उन्होंने अपनी फेयरनेस आउट की हुई है। वैल्यू सही आ रही है 40 लाख की, मगर फाइनेंशियल्स के अंदर वो गलत जगह पे प्रेजेंट हो रही है। तो बेशक उसकी वैल्यू ठीक है, मगर उसकी क्लासिफिकेशन और उसकी प्लेसमेंट गलत है। तो ट्रूनेस तो है, ट्रूनेस इज़ विद द अमाउंट, वो है, मगर उसकी फेयरनेस हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे। तो वो ट्रू तो है मगर वो फेयर
नहीं है। एक और एंटिटी, आप लोग गए ऑडिट करने के लिए, 40 लाख की ये गाड़ी है, रखी भी नॉन करंट पे हुई है, मगर डेप्रिसिएशन 40,000 की चार्ज नहीं की। गाड़ी अभी भी 40 लाख की ही आ रही है, 36 लाख की नहीं आ रही। अब बताएं, नॉन करंट में है, मगर उसकी वैल्यू जो नेट बुक वैल्यू है वो नहीं आ रही है, कॉस्ट आ रही है। अब क्या करें? फेयर है मगर अब वो ट्रू नहीं है, तो उसको ट्रू बनाने के लिए क्या किया जाए? डेप्रिसिएशन को चार्ज करवाया जाए और फाइनेंशियल्स के अंदर उसकी सही बुक वैल्यू को मेजर करवा के बताया जाए। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन अगेन ओवरस्टेटेड है या अंडरस्टेटेड है? और एसेट्स ओवर या अंडर? ओवर हुए हैं। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल्स को ठीक करवाने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट अगर ठीक कर देगी तो अच्छी बात है, हम साफ रिपोर्ट दे देंगे, और अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करती है तो ख़राब रिपोर्ट दे दी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, आइए ज़रा इसको पढ़ लेते हैं, लगे हाथ। ट्रू एंड फेयर व्यू। द टर्म ट्रू इम्प्लाइज फ्री फ्रॉम एरर। लिख लें, एरर इज, लिख लें, एरर क्या है बेसिकली? एरर इज अ मिसस्टेटमेंट occurring in the financial statements. A misstatement occurring in the financial statements. A misstatement occurring in the financial statements. और fair किसे कहते हैं? The term fair implies that there is no undue biasness in the FS or the way in which they have been presented. जिसको जहाँ पे जैसे आना चाहिए था, अगर वो चीज़ वैसे नहीं क्लासिफाई की गई, वहाँ पे नहीं प्लेस की गई, उसकी प्लेसमेंट ही ख़राब है, तो आप कहेंगे कि भाई इसकी फेयरनेस आउट हुई है। ऑल्दो अमाउंट ठीक आ रही होगी मगर स्टिल हम ये कबूल नहीं होगी, हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इसको मानेगा नहीं। हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इसको कभी भी कबूल नहीं करेगा। ये बात समझ आती है? ओके, लेट्स हैव अ एग्जांपल ऑन इट। मैं आपके सामने केस रख रहा हूँ, मुझे बताइएगा। ये गाड़ी है, 3 मिलियन की एंटिटी ने बाय की है और इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद की जो इसकी वैल्यू मार्केट से मिल रही है that is around 1 million, मगर एंटिटी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन करंट एसेट्स के अंडर ये गाड़ी अभी भी 3 मिलियन पे ही रखी है। एक्सीडेंट हुआ है ड्यूरिंग ईयर एंड। मुझे बताइए क्या ट्रू है या नहीं? क्या ट्रू है या नहीं? क्या अभी भी नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये गाड़ी 3 मिलियन की नज़र आनी चाहिए? नहीं। कितने की आएगी? वो मार्केट वैल्यू जो अब इसकी लग रही है उस पे आनी चाहिए। तो अब अगर एंटिटी इस चीज़ को नहीं ठीक करती तो हम उसको क्या करेंगे कि भाई तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। सिंपल है। इसके आगे लिख लें कहीं साइड पे करके कि इसकी इम्प्लीकेशन हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 में, जब हम लोग रिपोर्ट्स की तफसीलन बात कर रहे होंगे। चैप्टर 14 जो रिपोर्ट्स का है, ट्रू एंड फेयर व्यू की जो तफसील डिस्कशन है मज़ीद, वो हम आगे कर रहे होंगे।
बट अभी के लिए एक बेसिक एलिमेंट हमें समझना चाहिए था, वो हमने समझ लिया। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं मटीरियलिटी के ऊपर। एक सेठ जिसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हो, अचानक से एक दिन उसकी जेब से 5,000 रुपये का एक नोट गायब हो गया। 5,000 रुपये का नोट क्या हो गया? गायब हो गया, गुम गया, उससे चोरी हो गया उससे। क्या वो सेठ परेशान होगा? नहीं होगा। उसके लिए तो उसकी कोई औकात ही नहीं है। 5,000 रुपये ही है ना, खैर है, मज़ीद कमा लेगा। बट अगर यही नोट हो और एक मज़दूर हो तो क्या उसके लिए परेशानी का बायस बनेगा? अब आपने जी क्यों कहा? नोट भी वही है, अमाउंट भी वही है, सब कुछ तो सेम है। सिचुएशन फ़र्क हो रही है, इंसान फ़र्क हो रहे हैं, सिनेरियो फ़र्क हो रहा है, या अगर मैं कहूँ कि दोनों के लिए उसकी अहमियत फ़र्क हो रही है। भाई एक अरबोपति है, खरबोपति है, उसकी जेब से 5,000 रुपया गिर जाए या वो किसी को भीख में दे दे, उससे उसका कोई नुकसान होगा? नहीं। बट एक मज़दूर जिसने घर जाते हुए अपने बीवी बच्चों के लिए दूध, पानी, आटा, चीनी उसी से लेके जाना है, तो वो तो बेचारा परेशान रहेगा। उसका तो ये बहुत बड़ा लॉस है। ये है कॉन्सेप्ट मटीरियलिटी का। ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है? मटीरियलिटी का। अब यहाँ पे ज़रा लिखाई टेढ़ी आ रही है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। बिल्कुल ही बड़ी नहीं जा रही, ठहरे, मैं सीधा हो जाता हूँ, शायद अब सीधी आ जाए। स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई एक अमाउंट उस वक़्त मटीरियल होगी, ये सुनिएगा गौर से, एक अमाउंट उस वक़्त मटीरियल होगी जब आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर उसका इम्पैक्ट आए या उसका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाए। जब आपकी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर उसका इम्पैक्ट आए। लेट्स से हम कहते हैं कि एक एंटिटी है और उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, इसमें कुछ एरर्स थे। एक एरर है 0.6 मिलियन का, एक एरर है 4.2 मिलियन का, एक एरर है 1.3 मिलियन का, एक एरर है 7.1 मिलियन का, एक एरर है 0.1 मिलियन का और एक एरर है 0.9 मिलियन का। कितने आ गए हमारे पास एरर्स? 6 एरर्स आ रहे हैं। बीइंग एन ऑडिटर, जब हम लोग ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो क्या हमें हर एरिया के ऊपर इक्वल तवज्जो देनी पड़ती है? नहीं। हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस एरिया में ज़्यादा काम करना, इन अदर वर्ड्स किस एरिया में रिस्क ज़्यादा। लेट्स सपोज ये एक रिस्की एरिया है और हमारे पास 6 गलतियां मैनेजमेंट की नज़र आ रही हैं और अभी तक इन्होंने ठीक नहीं किया, तो मैं इसको कहता हूं कि ये हैं आपकी अनकोरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। क्या मैं ये सारी गलतियां मैनेजमेंट से ठीक करवाऊं? नहीं, सारी तो वो ठीक करने वाले नहीं हैं। कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गौर करें तो इसमें से 2 गलतियां बहुत बड़ी हैं और एक गलती बहुत ही छोटी है। 7.1 बहुत बड़ी है, 4.2 भी बहुत बड़ी है और 0.1
छोटी है। तो बीइंग एन ऑडिटर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे एक क्राइटेरिया। क्या लेंगे? क्राइटेरिया। लेट्स सपोज क्राइटेरिया ले लिया हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंटिटी का आ रहा था 100 मिलियन का, पीबीटी कितना? 100 मिलियन का। हमने कहा कि इस क्राइटेरिया को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक अदद बेंचमार्क से। बेंचमार्क ले लिया, फर्ज करें 5%, तो 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5% इज इक्वल टू 5 मिलियन। यानी कि अब हमने देखनी है हर वो गलती जो कि इस 5 मिलियन से ऊपर जा रही है, उसको लाजमी ठीक करवाना है इंडिविजुअली। उसको हमने लाजमन ठीक करवाना है इंडिविजुअली। तो बताइए कितनी गलतियां ऐसी हैं जो कि लाजमन ठीक होंगी? 7.1 वाली। यानी कि इस गलती को तो मैनेजमेंट से लाजमी ठीक करवाना है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि भाई तुम्हारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। मगर स्टैंडर्ड ने कहा रुको, तुमने इंडिविजुअली तो देख लिया, अब एक दफा इसको क्या करो, एग्रीगेट करके भी देखना। किसने कहा पता? नहीं पता। चैप्टर 14 के अंदर आपको मिलेगा ISA 700। ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई जैसे तुम ओपिनियन बनाने बैठो, जैसे तुम ओपिनियन ड्राफ्ट करने बैठो, तो उस वक्त एक चीज़ सोचना, अपने आप से पूछना कि क्या इंडिविजुअल गलतियाँ जो उस बेंचमार्क को क्रॉस कर रही थी, जो उस मटीरियलिटी को क्रॉस कर रही थी वो, और एग्रीगेट अगर बाकी रिमेनिंग अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का अगर उस बेंचमार्क को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो इंडिविजुअली भी उससे कम करनी है और उसका एग्रीगेट भी उससे कम करना है। अब अगर मैनेजमेंट ने इसको ठीक कर दिया है 7.1 को, तो क्या अब ये गलती है? नहीं। अब ज़रा मुझे ऐड करके बताएं इन तीनों को और इन दो को, आपका आंसर क्या आता? 0.6 प्लस 4.2 4.8, 4.8 प्लस 1.3 6.1, 6.1 प्लस 0.1 6.2 और 7.1। क्या 7.1 इस 5 मिलियन को क्रॉस कर रहा है? कर रहा है। तो मुझे कम से कम कितनी मिसस्टेटमेंट्स ठीक करवानी चाहिए? 2.2 या 2.1? 2.2 या 2.1? 2.2। तो किसको ठीक करवाऊं कि ये 2.2 ठीक हो जाए? अगर तो मैं इसको करवा दूं 4.2 को, तो कहानी मेरी आसान है। और अगर मैनेजमेंट ये ठीक ना करे, फिर थर्ड और सिक्स्थ, या थर्ड 1 और सिक्स्थ, तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन में उसको ठीक करवा सकते हैं। अगर आप सारे ही ठीक करवा लें तब तो क्या ही बात है। और अगर वो कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, कोशिश ये करनी है कि अब ठीक करने के बाद जो अनकरेक्टेड रह गई हैं उसका टोटल भी उस 5 मिलियन से ऊपर ना जाए। अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये बात समझ आती है? हाँ जी, कोई सवाल? इसमें से कोई सवाल? इस लॉजिक में से कोई सवाल? इंडिविजुअली भी और एग्रीगेट भी देखना। मैं रिपीट करता हूँ, इंडिविजुअली 7.1 की गलती थी, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, उनसे कहा कि सर अगर ये गलती ठीक नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा मसला आ जाएगा आपके अकाउंट्स में, परवेसिव मसला आ जाएगा आपके अकाउंट्स में, इसको ठीक कर लें। उन्होंने आपकी बात मान के ठीक कर दिया, हम भी खुश, वो भी खुश। जैसे ही ओपिनियन बनाने बैठे तो अचानक से 700 की तरफ से एक आवाज़ आई कि भाई इंडिविजुअल तो ठीक करा लिया, इसका एग्रीगेट भी एक दफ़ा चेक कर लो कि क्या वो उस बेंचमार्क को क्रॉस तो नहीं कर गया।
हम परेशान हो गए, हमने फ़ौरन से ऐड किया तो आंसर क्या आया? हमने कहा लो भाई गई भैंस पानी में, ये तो क्रॉस कर गया। तो हमें कितना ठीक कराना चाहिए? उतना जिससे वो 5 मिलियन से कम आ जाए। तो वो आप किसी भी कॉम्बिनेशन में करवा सकते हैं, उसके लिए कोई ख़ास रूल नहीं है। मैनेजमेंट अगर ये तीनों ठीक कर दे तो क्या ही बात है, अकेले इसको ठीक कर दे तो तभी हमारा गुजारा है, इसको कर दे, इसको कर दे, इन दो को कर दे तो क्या गुजारा होता है? चेक करें ज़रा। अगर वो तीसरी, पहली, पांचवी और छठी गलती को ठीक कर दे तो क्या हमारा गुजारा होता है? 7.1 माइनस 0.6 निकालें ज़रा। 7.1 माइनस 0.6 क्या आता है? 6.1 माइनस 1.3, 6.5 माइनस 1.3। जैसे मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, वो आपकी कॉल है, जजमेंट आपकी है। बस करना ये है कि उसको 5 मिलियन से नीचे नीचे रखना है। पहली, तीसरी, पांचवी और छठी, तो गलती रह कौन सी जाएगी? 4.2 की, और 4.2 ऑटोमेटिकली 5 मिलियन से नीचे है। तो यहाँ पर उसके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे होंगे। ये बात समझ आती है जी? अगर 5 के इक्वली बाकी एग्रीगेट करने से 5 के इक्वली आ रही है, 5 के इक्वल भी आ रही हो, इक्वल या ऊपर तो मसला है, इक्वल या ऊपर, एग्जैक्टली। अगर बिल्कुल ही 5 आ जाए तो फिर भी हमें 0.1 ठीक करनी पड़ेगी, तो वो 4.9 हमारे लिए काबिल कबूल है, 5 स्टिल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। ओके, आप लोगों ने एक सवाल नहीं पूछा मेरे से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 2 सवाल नहीं पूछे, एक कि आपने ये क्यों लिया, और दूसरा कि आपने ये 5% क्यों लिया। ये सवाल आना चाहिए था कि आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही क्यों लिया और आपने 5% ही क्यों लिया, क्यों नहीं पूछा? कंपनी का अपना होगा बेंचमार्क ना, स्टैंडर्ड ने नहीं बताया। किताबें हैं पास, किताबें हैं पास, चैप्टर 3 में जाएं, जाएं ज़रा, चैप्टर 3 में लैंड करें। जाओ तो सही। चैप्टर 3 में ISA 320 पे जाएं और उसका नाम बताइएगा, उसका नाम क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इसके लास्ट पेज पे जाएं, इस स्टैंडर्ड के लास्ट पेज पे जाएं, एक डब्बा बना होगा, बना हुआ है, वहाँ पर देखें क्या एक अदर क्राइटेरिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, उसके आगे एक लिखी होगी परसेंटेज, वो क्या लिखी हुई है? 5%। ये स्टैंडर्ड ने डिफाइन नहीं की, ये हमारी अपनी प्रोफेशनल जजमेंट है जो कि सालों से चली आ रही है। ये स्टैंडर्ड ने डिफाइन नहीं की, मगर ऑडिटर्स इसको सालों साल चलाए जा रहे हैं। उन्होंने एक बेंचमार्क बना लिया है कि PBT का 5% हो और कंपनी लिस्टेड हो तो हम इससे ऊपर की गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसको रूल ऑफ थंब भी कह सकते हैं। ये बात समझ आती? अब आए जरा वापस कंटेंट की तरफ। अब ज़रा पढ़िएगा इसको, ज़रा खुद पढ़ें क्या लिखा हुआ है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को ज़रा रीड कीजिएगा, चैप्टर 1 में जाके स्टार्टिंग के ही पेजेस पे होगा। द ऑडिटर रिपोर्ट्स in accordance with the concept of, he gives an on whether the पढ़ें और मुझे बताएं किसी लाइन में कोई मसला। मैंने आपको सारी बातें प्रैक्टिकली बता दी हैं। वो मिस कर दिए। उसको लाइसेंस दिखानी है, उसके आगे
वर्ड क्या है, जरा वर्ड पढ़िएगा, कहाँ गया, ये क्या है, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी इन फाइनेंशियल्स, इट कैन बी इन डिस्क्लोजर्स। मैंने फाइनेंशियल्स का सहारा इसलिए लिया है कि आप तक बात पहुंच जाए, अदरवाइज़ जब हम लोग 320 पे आएंगे तो डिटेल से आएंगे, ये वाला पॉइंट भी करेंगे, और जब हम लोग रिपोर्ट्स को स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी ये पॉइंट आता है कि अगर डिस्क्लोजर्स आने चाहिए थे, नहीं डाले तो क्या करना है, कम डालें तो क्या करना है, उसको भी देखेंगे अलग से। बट अभी पॉइंट समझ आ गया कि व्हाट एक्चुअली इज़ मटीरियलिटी, ये बात क्लियर है। मटीरियलिटी से परफॉर्मेंस कैसे इफ़ेक्ट होती है। मैं अगर क्लास में एक अनाउंसमेंट करूं कि हर वो बच्चा जिसके टेस्ट में 30 में से 22 नंबर आए, 22 या 22 से ऊपर आए, तो मैं उसको एक अदद जूस पिलाऊंगा। क्या? एक अदद जूस पिलाऊंगा। तो क्या मैंने 22 और 22 से ऊपर का एक बेंचमार्क सेट कर दिया? अब आपको पता है कि मेरे लिए मटेरियल अमाउंट या वैल्यू 22 है। अब आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो ये वेरी करेगा। ये बात समझ आती है? चलें, आज का आखिरी सबक। कल हम लोगों ने देखे थे फ़ायदे, आज नुकसान की पूरी बात कर लेते हैं। क्या नुकसान है ऑडिट कराने के? पैसे देने पड़ते हैं और कॉस्टली है, हाँ? डिस्टर्बेंस आती है, मैनेजमेंट को हम लोग बार बार तंग करते हैं। इसके लिए एक वर्ड होता है डिसरप्शन, लिख लें डिसरप्शन, लीगल वर्ड है डिसरप्शन। डिसरप्शन कॉज होती है स्टाफ मेंबर्स को। हम बार बार जाके उनसे पूछते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट, ये फाइल, ये वाउचर, तो वो भी तंग आ जाते हैं बेचारे। उनका भी क्या कसूर है? वो आते हैं 9 to 6 और हमारी वजह से वो रात तक बैठे रहते हैं, क्योंकि हम तो आदी हैं रात देर तक काम करने के। तो आपने बताया मुझे कॉस्ट और आपने बताया मुझे मैनेजमेंट डिस्टर्ब होती है, और बताएं। 100% श्योरिटी नहीं होती कि वो कोई फ्रॉड या फिर मिस्टेक। 100% श्योरिटी के साथ कभी भी ऑडिट नहीं किया जाता। हम कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस यहाँ पे नहीं दे रहे होते, एब्सोल्यूट बात नहीं होती। और कभी कभी मैनेजमेंट घबरा जाती है कि हम क्यों अपनी तमाम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें। कोई पॉइंट आपकी तरफ से? अब बहुत सारी बातें हैं भी इसमें, और बताएं आप और आपके हमसाए। मैनेजमेंट फ्रॉड हम लोग क्या पकड़ लेते हैं? क्या उसको सज़ा करवाते हैं? नहीं, हम सिर्फ डिटेक्ट करते हैं, हमारा उसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि ऑडिट करवाने से कंपनी की इमेज बेहतर होती है, कई बार ठीक है। और अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि अगर एक दफ़ा ऑडिट हो गया है तो कंपनी में सारे मसले ठीक हो गए। नहीं, इसका मतलब है कि लोगों में एक एक्सपेक्टेशन गैप पाया जाता है। लोगों में एक एक्सपेक्टेशन गैप पाया जाता है। उनको ये लगता है कि ऑडिटर सब कुछ करने को तैयार है, मगर असल में वो इतना कुछ बेचारा नहीं कर सकता। अच्छा, क्या ऑडिटर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को चेक करता है? सैम्पलिंग पे काम करता है। सैम्पलिंग किसे कहते हैं? 100% से कम आइटम्स के ऊपर काम करना, और जो उन आइटम से आपको रिजल्ट मिला है उसको बाकी आइटम्स के ऊपर प्रोजेक्ट करना। इट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। तो हम 100% ट्रांजैक्शंस को नहीं देखते हैं, हम देखते होंगे लेट्स सपोज 40% को, 60% को, 70% को। तो हम लोग किस बेस पे काम करते हैं? सैम्पलिंग बेस पे काम कर रहे होते हैं। ओके। क्या एक ऑडिटर साल के 12 महीने वहाँ पे मौजूद रहता है? वो कब जाता है?
AGM पे जब अपॉइंट हो गया तो ईयर एंड के 2.5 महीने से लेकर 4 महीने तक वो वहाँ पर होता है, मिनिमम 2.5 माह, मैक्सिमम 4 सवा 4 माह, मगर ट्रांजैक्शन तो पूरे साल चल रही होती हैं। मैं एक जगह पे गया ऑडिट करने के लिए, लेट्स सपोज, और मुझे मैनेजमेंट ने कहा सर ये आपके आने से 6 माह पहले ना हमने ये डॉलर्स का AC परचेज किया। मैंने कहा अच्छा, क्या कोई रसीद है आपके पास? उन्होंने कहा सर बिल्कुल रसीद है, ये रही रसीद। उन्होंने मुझे ये रसीदें ला के दे दी कि हमने ये डॉलर्स के AC परचेज किए हैं। अब रसीद मेरे हाथ में है। क्या मैं उस वक्त मौजूद था जब ये AC ऑर्डर किया गया? जिस टाइम पर आया उस टाइम पर था, जिस टाइम पे इंस्टॉल हुआ उस टाइम पे था, जिस टाइम पे पेमेंट हुई उस टाइम पे था? नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वाकई में इन्होंने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा? इस रसीद की बेस पे मैंने रसीद देखी और रसीद पे लिखा हुआ है कि जनाब कंपनी ABC ने 10 डॉलर्स के AC ख़रीदे हैं, हर AC की प्राइस है 80,000 रुपया और पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल हुई है। पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल हुई है। अब ये कागज़, ये रसीदें मुझे फोर्स कर रही हैं कि मैं मान जाऊं कि वाकई में ये ट्रांजैक्शन अकर हुई होगी। हुई है या नहीं है वो रब जानता है, मगर ये कागज़ क्या बता रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुई होगी। ये कागज़ मुझे परसुएड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परसुएड कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं खुद मौजूद होता, अपनी आंखों से देखता, तो तब मैं कंक्लूड करता, ये 2 वर्ड्स हैं, परसुएड और कंक्लूड, तब मैं कंक्लूड करता कि वाकई में ये AC मेरे सामने आया है और ये कंपनी का ही नॉन करंट एसेट है। बट चूँकि मेरे सामने नहीं चीज़ें होती हैं, अक्सर एविडेंसेस हमें परसुएड कर रहे होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एविडेंसेस जो हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। तो क्या आपने मुझे कॉस्ट वाली बात बता दी? क्या आपने मुझे डिस्रप्शन वाली बात बता दी? क्या आपने मुझे फ्रॉड वाली बात बता दी? क्या आपने मुझे सैम्पलिंग वाली बात बता दी? क्या आपने मुझे परसुएसिव वाली बात बताई? नहीं, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 100% एक्यूरेट अमाउंट पे बनती हैं? एस्टिमेट्स होते हैं। तो अगर फाइनेंशियल्स मेरे बने ही एस्टिमेट्स के ऊपर हैं तो उनका ऑडिट भी करते करते मुझे कुछ एस्टिमेट्स करने पड़ेंगे। मैं भी 100% सर्टन नहीं हूँ। जिस तरह ये 5% है, इट कैन बी 6%, इट कैन बी 10%, इट कैन बी 4%, मगर 5% मेरी अपनी ज़ाती क्या है? एस्टिमेट है, जजमेंट है। तो ऑडिट के अंदर भी एस्टिमेट्स को अप्लाई किया जाता है। इसी तरह इंसान जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स क्यों ना लगा ले, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ ह्यूमन एरर। इंसान तो इंसान है ना, ही इज़ नॉट अ फरिश्ता। तो ह्यूमन एरर्स तो कहीं भी हो सकते हैं। फिर कंट्रोल्स कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कंट्रोल्स कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, स्टिल हमेशा एक मार्जिन रहता है उसमें एरर्स होने का। मैं इसकी एक नॉर्मल मिसाल देता होता हूँ, सेफ गार्ड, डिटॉल, उसकी एक टैग लाइन है, क्या है? कभी ये सुना कि 100% जरासीम को मारता है? नहीं, 99 तो हाउ रोबस्ट, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, देयर आर सर्टन थिंग्स जहाँ से एरर्स हो सकते हैं। डन। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 5 आपका ख़त्म होता है, पहला और 5वां। मैं किताब से दिखा दूँ, अगर मेरे पास किताब हो तो। मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, देखिएगा ज़रा। चेक कीजिएगा। जब आप अपनी किताब खोलेंगे तो चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पेज डन है, सेकंड पेज डन हो चुका है आज। उसके बाद आप जाएंगे किताब के बिल्कुल एंड पे और आपको मिलेंगी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो हमारे 3 पेजेस डन हो चुके हैं।
अब एक अनाउंसमेंट सुन लें, 2:45 से 3:15, मैं टाइम रिपीट करता हूँ, 2:45 से 3:15 ये रूम ओपन होगा। हम लोग कल से एक एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम फोकस्ड असाइनमेंट्स। दोबारा बोलिएगा, एग्ज़ाम फोकस्ड असाइनमेंट्स। मिनिमम 1, मैक्सिमम 3 सवाल, और वो कहीं से भी आ सकते हैं। इट कैन बी फ्रॉम पास्ट पेपर्स, इट कैन बी फ्रॉम ACCA, इट कैन बी फ्रॉम CA फाइनल, कहीं से भी डाटा आ सकता है। आपका काम ये है कि इस आधे घंटे के स्लॉट में क्लास शुरू होने से पहले अपनी कुर्सियों पे विराजमान होके उन सवालों को अटेम्प्ट करना और सबमिट करवाना, और आपको नेक्स्ट डे मार्क होके विद कमेंट्री मिल रहे होंगे। एम आई क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस? पक्की बात है। ये टेस्ट के ऑल्टरनेट नहीं है, टेस्ट के पैरेलल काम करेगा। ये पैरेलल क्या होता है? साथ चलेगा। तो टेस्टिंग डे कैन बी ईदर सैटरडे और इट कैन बी मंडे डिपेंडिंग अपॉन द कवरेज, मगर ये वीक में 5 दिन चलेगा। 6 दिन क्यों नहीं? वो टेस्ट होगा, तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन ये नहीं होगा, मगर जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन ये सवाल आपको असाइनमेंट के तौर पे अवेलेबल किए जाएंगे, फिजिकल के लिए भी और ऑनलाइन के लिए भी। परेशान तो नहीं हो गए? पास करना है ना? बस ठीक है फिर। तो कल 2:45 पे तैयार हो के बैठिएगा, आपको आपकी पहली असाइनमेंट मिल जाएगी। चाहे सवाल छोटा हो चाहे सवाल बड़ा हो, मकसद अपना दिखाना नहीं है, मकसद है आपके लिखे हुए को परखना, मकसद है आपके अंदर से आपकी गलतियां तलाश के बाहर निकालना। आप जैसे ही लोग हैं जो कि पेपर को पास करते हैं, और आप जैसे ही जो कि फेल भी करके आ जाते हैं। तो इंसान है। हाउ रोबस्ट आपकी तैयारी हो, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि आईकैब आपको फेल कर सकता है। तो कल आपने 2:45 पे यहाँ पर आके अपने टेस्ट को अटेम्प्ट लाजमी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।